90% लोग एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, ये सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से, एनसीईआरटी ना पढ़ने की वजह से। और दूसरा गलती ये करते हैं कि कहीं भी किसी का नोट्स ले लेते हैं, या कि कहीं पे जाके शॉर्ट बुक ले लेते हैं 6 to 12 का। याद रखिए, आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपके लिए किया है कि आपको इसी तरह अपने बुक में अंडरलाइन करते जाना है और शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। इसी तरह आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आप उन 90% में शामिल रहेंगे जो एक मेरिट तक पार हो जाते हैं, क्योंकि इस पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है भाइयों। अब थोड़ा सा क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। करना क्या है कि सीधा सीधा अंडरलाइन करना है जो मैं करा रहा हूँ। ये क्लास 9 का एनसीईआरटी है साइंस का, इसका आपको मैं कराया हूँ। ध्यान से देखिए, ये सब जाइलम यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आप देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं सामने। ये क्वेश्चन आपको सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था बिहार दरोगा 2213 का मेंस में, कि इसमें से कौन जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का कौन सा भाग नहीं है, तो ये जो चलनी नलिकाएँ हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे चलनी नलिकाएँ, ये जो चलनी नलिका वाला पार्ट है, यहाँ देखिए, ये चलनी नलिकाएँ जो है ये ऑप्शन में नहीं था, यहाँ तो मैं पहले बताया हूँ। उसके बाद अब आपको ये जंतु ऊतक के बारे में बताए थे कि ये अपनी में पेशी को कौन कौन होता है, पेशी कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये फिर बताए थे फेफड़ों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। उसके बाद मैंने बताया था एपिथेलियम ऊतक का कौन कौन सा उदाहरण। देखिए, ऊतकों में एपिथेलियम है, संयोजी ऊतक में बोल रहे थे रक्त हमारा संयोजी ऊतक का उदाहरण है, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, 4 तरह का ऊतक होते हैं। रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, और पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक का। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना है कि रक्त किसका उदाहरण है, कितने प्रकार के एपिथेलियम है, इसमें से आपको एग्जाम देगा इनमें से कौन ऊतक के भाग नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आपको बताए थे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ा, कोशिका, वृक्क नली, सभी एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम का हम बोले थे, एपिथेलियम ऊतक वो होते हैं जो बाहरी परत सबसे रहता है, ऊतक का बाहरी परत, ठीक है, तो वो एपिथेलियम होता है। अब उसके बाद मैंने बताया त्वचा, मुंह, आहार नली। अब बात फिर मैंने ये बताया आपको कि एपिथेलियम भी कई प्रकार के होते हैं, सल्की, घनाकार और स्तंभाकार और स्तरित सल्की। जब आप मेंस में बैठिएगा तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, तो मेंस में आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि इनमें से कौन सा एपिथेलियम ऊतक है। आइए थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं। रेशेदार, जी देखिए, एपिथेलियम के बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे ढकती, सामान्यतः एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार झिल्ली ढकती है। अब देखते हैं वो कौन सा है। रक्त नलिका अस्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। आइए, चपटी कौन सा होती है, देखिए यही सल्की को ही चपटी बोलते हैं। तो क्या चीज़ जानना है हम लोग, कहाँ पे चपटी कहाँ पे रहता है, रक्त नलिका का स्तर या कुपिका, जब पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होता है। बस इतना सा याद रखना है, चपटी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी को सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। आइए देखिए, यही है सल्की, सल्की को ही चपटी बोलते हैं। ये कहाँ होता है, रक्त नलिका और कुपिकाओं में, जहाँ पे पदार्थों का वर्णात्मक परागम्य होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हम बताए थे, चपटी क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे फिर मैंने बताया था कि आहार नली के मुख में कुछ नहीं, आपको मेन पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। आहार नली का मुख का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका हुआ रहता है। ये देखिए, आहार नली का मुख का स्तर सल्की एपिथेलियम, तो सल्की कौन सा है, यही है। तो सल्की और चपटी में कहाँ कहाँ मिला आपको, आहार नली में मिला, ठीक है, आहार नली में मिला। साथ साथ लिख ही जाइए आप, ठीक है, ये हमने लिख नहीं सकता। आहार, देखिए ये हम सल्की के बगल में हम लिख देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आहार नली, फिर कुपिका, फिर आपको और क्या बताए थे, कौन सा नली, त्वचा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बताए थे सब, ठीक। देखिए, रक्त नलिका, स्तर और कुपिका, ठीक है, ये और एक और आहार नली तथा मुंह का स्तर, सल्की। 4 चीज आपको याद रखना है, आहार नली में, मुंह का स्तर में, रक्त नलिका और कुपिका में, ठीक है। इसको मिला दीजिएगा, ये चारों सल्की में होता है। अब आके देखते हैं, क्या देखते हैं, शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इनकी सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। अब देखिए,
शरीर का रक्षात्मक कवच भी सल्की से ही बनी रहती है। क्लियर हो गया। ये सब चीज़ आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाना है वो मैं बताया हूँ और जल्द ही इसके वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए एपिथेलियम स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। सुनिए, अब क्या है, चूंकि कई परतों में पैटर्न व्यवस्थित होती है, इसीलिए देखिए त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इसको फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। हमारे त्वचा की जो एपिथेलियम है कई परतों में बनी रहती है। देखिए, तो त्वचा में कौन सा परत हो गया, ये स्तरित सल्की हो गया। देखिए, चूंकि सुनिए फिर से, त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इसको फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये परतें कई पैटर्न में विभाजित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की। तो अस्तरित सल्की कहाँ है, यहाँ रहा। ये त्वचा की जो कोशिकाएं रहती है ये किस प्रकार की रहती है, त्वचा, ठीक है, त्वचा रहती है अस्तरित सल्की। और मैंने सल्की के बारे में बताया था जिसको चपटी बोलते हैं। कौन कौन बोले थे, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। कुपिका, रक्त नलिका, उसके बाद आहार नलिका, मुंह का स्तर, ये 4 चीज मैंने बताया था। और शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इनकी सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, अब देखिए त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इनकी कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में बसी होती है। क्योंकि ये कई परतों में पैटर्न है, इसलिए इसको एपिथेलियम अस्तरित सल्की कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, सुनिए एक और चीज, जहाँ अवशोषण होता है और जहाँ स्राव होता है, जैसे आंत का भीतरी स्तर, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है, यही तो स्तंभाकार है। तो यहाँ पर स्तंभाकार में ये आपका स्तंभाकार, स्तंभाकार में क्या देंगे आपको, आंत, और क्या लिखेंगे, जहाँ क्या होती है, स्राव होता है ना। जहाँ पे देखते हैं ना आंत नली से स्राव होता है, कौन सा, आंतररस का स्राव होता है, साथ साथ, और जहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो अवशोषण और स्राव जहाँ से हुआ उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको लंबी कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं स्तंभाकार। तो मैंने एपिथेलियम के अंदर भी बता दिया, आपको अंदर वाला पता चला तो बाहर वाला ऑटोमेटिक। तो देखिए घना, अब बचा कौन सा, घनाकार। तो लार और वृक्क में जो होती है ये घनाकार होता है। ठीक है, चलिए ये नोट्स आपको बनाना है। तो 4 तरह का होता है सल्की। सल्की मैंने बताया था हमारा क्या क्या, रक्त नलिका, और साथ साथ हमारे देखिए ध्यान से आहार नलिका मुख का स्तर में होता है। ठीक है, ये सल्की होता है। ठीक है, आहार नलिका मुख का स्तर में सल्की होता है। और घनाकार कहाँ बताए थे, स्तंभाकार लंबी वाली कहाँ बताए थे, जहाँ श्रावण होता है। उसके बाद स्तरित सल्की मैंने बताया था, जो त्वचा की कोशिकाएं विभिन्न भागों में बढ़ जाती है उसको सल्की स्तरित कोशिकाएं बोलते हैं। अब घनाकार क्या बताए, घनाकार होता है लार और वृक्क नली में। चलिए और देखते हैं आपको नीचे। ठीक है, श्वास नली में स्तंभाकार, सुनिए यही बताए थे, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षाभ होते हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब यही स्तंभाकार है। तो श्वास नली और आंत दोनों में कौन सा होता है, श्वास नली और आंत में कौन सा होता है, दोनों में, एक सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार का एपिथेलियम होता है त्वचा स्तरित। देखिए ध्यान से, ये देखिए त्वचा में क्या होता है, स्तरित मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, उसके बाद ये देखिए छुपा हुआ है रक्त नाल में कौन सा होता है, सल्की होती है। ठीक है, ये आप यहाँ से श्वास नली में, सॉरी श्वास स्तंभाकार एपिथेलियम पक्षाभ से लिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं, स्तंभाकार एपिथेलियम तो अवरुद्ध उपायकरण करती है, श्वास नली में स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोशिकाओं के सतह में बाल जैसी रचनाएं होती हैं, ये पक्षाभ गति करते हैं। तो ये पक्षाभ के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इसकी गति श्लेष्मा के आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार एपिथेलियम को पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। देखिए यही तो बताए थे, इसकी गति क्या करती है, श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम पक्षाभी होता है। क्या पक्षाभी मतलब, वो चलते रहते हैं। अब देखिए विशेष प्रकार की रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं जो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये न्यूट्रोफिल
ओसिनोफिल और बेसोफिल। ये 3 चीज से बना होता है। बहुकेंद्रकीय ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। देखिए कितने प्रकार के रक्त कोशिकाएं होते हैं, 5 तरह का। कौन कौन होता है? न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल और बेसोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। याद रखिएगा ये जो है आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं के भाग हैं। देखिए ये सभी लाल रक्त, ये देखिए लाल रक्त कोशिका है, ये इस तरह का उपस्थायी को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। इस तरह का आपको देखिए, आपको जब खुद शॉर्ट नोट बनाइएगा नोट्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कोलेजन फाइबर के बारे में पूछा गया था, जलिका फाइबर, रेशा फाइबर। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए संयुग उत्तक के प्रकार। विभिन्न रक्त कोशिकाएं, सहत अस्थि, कछा उपास्थि, वसामय उत्तक, अरेलो उत्तक। संयुग उत्तक में कौन कौन से होते हैं? सभी रक्त कोशिकाएं, सहत अस्थि जो है, अस्थि भी हमारा रक्त और अस्थि हमारा संयुग उत्तक उदाहरण है। कचाब, उपास्थि, इनमें से पूछ लेगा कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? कचाब, वसामय उत्तक, एरियोलर उत्तक। समझ में आ रहा है ना? ये 5 उत्तक याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं। संयुग उत्तक कोशिकाएं आपस में कम में जुड़ी होती है। अंतर कोशिकाएं अधात्री में धंसी रहती है। यह अधात्री जेली की तरह संघन और कठोर होता है। अधात्री की पकड़ते विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य करती है। यानी संयोजी उत्तक क्या होता है ना, आपस में जुड़ी होती है, अंतर कोशिकीय अधात्री में धंसी होती है, यह अधात्री जेली की तरह होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रक्त और अधात्री। रक्त और अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ गया? रक्त के तरल अधात्री भाग, हमारा रक्त का जो तरल पार्ट होता है, सुने होंगे 55% प्लाज्मा पाया जाता है, तो ये जो तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। सुनिए फिर से, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, बाकी का जल होता है। उसके बाद और सब चीज़ें होती है। उसके बाद देखिए आरबीसी, अब सुनिए प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। यानी समझ में आया? रक्त का 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका जो भी बचा जल वाला पार्ट। तो 55% इन भागों में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और साथ साथ प्लेटलेट निलंबित होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। अब प्लाज्मा में क्या बचा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं, और साथ साथ प्लेटलेट होते हैं, और साथ साथ प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसें शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। यहाँ पे क्या समझे? यही समझे कि हमारे जो रक्त है गैसों को, शरीर गैस यानी वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के पचे हुए भोजन को हम बताए थे स्वांगीकरण विधि द्वारा ही ना हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ के शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको इसी तरह पढ़ना है खुद बुक में अपने, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपका। अस्थि उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। अस्थि बताए थे किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक का भाग है। अस्थि किस प्रकार का है? संयोजी उत्तक का भाग है। यह पंजर का निर्माण का शरीर का आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। अस्थि क्या क्या कार्य है? शरीर का आकार देता है, आपको ही पता है हमारा आकार ढांचा अस्थि है जिसमें मांस चढ़ता है। मांसपेशियों को सहारा भी देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है, आपको ही पता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों को क्या उपयोग है? आइए देखते हैं। अन्य अस्थियां कठोर अधात्री में धंसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। याद रखिए हमारा हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक, इसका एमसीक्यू हम जरूर अगले वीडियो में डालेंगे। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से अन्य संजीव उत्तक जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको लिगामेंट कहते हैं। स्नायु अस्थि बंधन को लिख लीजिए बगल में, लिगामेंट, ठीक है, से जुड़ी होती है। यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है, इसीलिए तो अधात्री कम होती है, तो वो उसमें ये जगह कम रहता है और अस्थियों से जोड़ती है।
कुछ समझ में आया? आइए समझाते हैं। दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ती है? लिगामेंट या स्नायु अस्थि, अस्थि बंधन तंतु। ठीक, स्नायु या अस्थि बंधन तंतु या लिगामेंट, तीन नाम है, तीनों में कोई एग्जाम में आ सकता है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होती है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। ठीक, क्लियर हो गया? अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट और स्नायु जोड़ती है। संयोजी ऊतक कंडरा है जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। अब देखिए एक और संयोजक है, पहला संयोजक कौन सा? देखिए लिगामेंट, जिसको जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लेकिन एक और संयोजक कंधा, जिसको टेंडन कहते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, अस्थि से मांसपेशी को कंडरा टेंडन जोड़ता है। जो मजबूत तथा सीमित लचीलेपन अथवा रेशेदार ऊतक होते हैं। लिखिएगा, पूछेगा एग्जाम में रेशेदार ऊतक के कौन सा उदाहरण है? तो ये आपको लिगामेंट या तो फिर टेंडन। तो याद रखिएगा, लिगामेंट मजबूत होता है, रेशेदार जो होता है संयोजी ऊतक वो है टेंडन, जो कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं उपास्थि के बारे में, जहां से इस बार आपको 78 पोस्ट में एक्साइज में क्वेश्चन पूछा गया था। यह ध्यान नहीं, आपसे बताएं किस एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन उपास्थि का उदाहरण नहीं है? तो जिन कोशिकाओं में बीच पर्याप्त स्थान होता है, इनकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा के बने होती। तो पहला तो क्वेश्चन आएगा आपको, अधात्री किससे बनी होती है? सॉरी, उपास्थि किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और शर्करा से। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। याद रखिएगा, यही आपका क्वेश्चन था। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। चलिए अब देखेंगे हम कान को। देखें, कान आपका मुलायम होता है तो प्रोटीन और शर्करा का बना रहता है। एक उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। अब तो यही तो उपास्थि हो गया। एरियोलर संयोजक अगला आएंगे हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे? एरियोलर संयोजक के बारे में। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ऐसे ही आपको अंडरलाइन करना है बुक को, तो आपका क्लियर होते चले जाएगा। एरियोलो तक फिर बता रहे क्या? त्वचा तथा मांसपेशी के बीच, त्वचा और मांसपेशी के बीच रक्त नलिका जो होती है चारों और क्या होता है? नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? एरियोलर तक कहाँ होता है? रक्त नलिका के चारों और नसों और अस्थि मज्जा को दोनों पता है क्या होता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। याद रखिएगा, एरियोलर ऊतक का कौन सा भाग नहीं है? तो एग्जाम में आएगा क्या क्या? यह त्वचा मांसपेशी के बीच रक्त नलिकाओं के चारों और नस तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की, इसका हम शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, उसके बाद लेकिन कोशिश करिए खुद बनाने का। ठीक है, साथ साथ पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, साथ साथ क्या क्या करता है? ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है, आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है और ऊतकों को मरम्मत में सहायता करता है। क्लियर हो गया? हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? आइए सुनते हैं। वसामय ऊतक के बताए थे, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, वसामय ऊतक, एरियोलर ऊतक, है ना, पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक बताए थे ना सारा। एक वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। सुनिए, आंतरिक अंग और त्वचा के नीचे वाला बीच वाला जो पार्ट होता है वही वसामय ऊतक है। हमारी त्वचा के जस्ट नीचे होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की कोशिकाओं से भरी होती है और वसा संगृहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। यानी हमारे शरीर में वसा कभी कभी अच्छा कार्य करता है। वो क्या कार्य अच्छा करता है कि हमारा उष्मा जो प्रवेश करता है हमारे त्वचा में, अब बीच में जो वसामय ऊतक है और हमारे आंतरिक अंगों को इससे ये वसामय ऊतक रोक देती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ऊतक होता है ये रोक देती है, ये उष्मीय। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उष्मीय कुचालक का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो वसामय ऊतक करता है। ठीक है, चलिए आपको ध्यान से इस सब चीज़ को समझना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के बारे में देखिए। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं की बनी होती है जिन्हें पेशीय मसल्स भी कहा जाता है। चलिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में गति कौन प्रदान करता है? पेशी।
67 बीपीएससी का प्री में क्वेश्चन पूछा गया। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, क्या पेशिया जो होती है हमारी रेशा, देखिए जिसमें पेशीय रेशा होती है, यह गति उत्पन्न करती है पेशियों तक, यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशिया एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के बनी होती है जिसे सिकुड़ वाला प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकुड़ वाला प्रोटीन, जिसमें संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति होती है। आप 67 बीपीएससी का प्रश्न खोल के देखिए, आपको मिलेंगे। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। आइए वो कौन सा गति होता है, देखिए हमारे हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति कराते हैं। यानी हम बोलेंगे पैर को चलो तो चलेगा, उसकी गति को रोक सकते हैं, और इस पेशियों को ही ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इन पेशियों की कंकाल पेशी भी कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा कि ऐच्छिक पेशी को किस नाम से जाना जाता है? कंकाल पेशी। ठीक, क्योंकि यह अधिकतम आपको दे देगा कि हम अपने शरीर में हमारी इच्छा से गति करने वाली कौन सी पेशी है? कंकाल पेशी। यह अधिकतम हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशी हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं में धारियों की तरह प्रतीत होती है। याद रखिए, हमारी पेशीय कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद रेखाओं और धारियों की तरह दिखता है। आपको यहाँ भी पूछ सकता है कौन सी पेशी कोशिका हमारी धारियों को तरह दिखता है सूक्ष्मदर्शी में। ऐसे ही तो सवाल आते हैं, किसी नोट्स में आपको नहीं मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और तैयारी करेंगे। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। याद रखिएगा, रेखित पेशी किसको बोलते हैं? तो यही तो पेशी है, हमारे ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी कहते हैं। इसी को ही कंकाल पेशी है। आप देखिए कितना सारा नाम दिया हुआ है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं, इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते। आहार देखिए, कुछ पेशियां जो होती है ऐच्छिक नहीं होती। आइए देखते हैं वो पेशी कौन सा है। आइए, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुभागी होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार, क्या हम लोग रक्त नली को रोक सकते हैं? आहार नली का जब भोजन प्रसार रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी को तो बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। याद रखिएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में फंसाते हैं। तो तैयार रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए, इसी को चिकनी पेशी कहते हैं। मैंने उधर बताया था रेखित पेशी, रेखित पेशी को ही कंकाल पेशी या और ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी जिसको चिकनी पेशी कहते हैं, आहार नली में और भोजन की नलिका में होती है। अथवा आज से आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली। आप अब जाके लोशन उठाइए, आप नहीं गर्दा उड़ा दिए तो हमको कमेंट में लिखिएगा ये समझ में भैया नहीं आया। अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति नियंत्रित करती है। ठीक, आँख की पलक, मूत्रवाहिना, फेफड़ियों और श्वास नली में पाई जाती है। क्या हम पलकों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। थोड़ा देर रोकिएगा, आँख से पानी आने लगेगा। मूत्रवाहिनी, फेफड़े और श्वास नली, यह कौन सा पेशी है? तो याद रखिएगा, ये चिकनी पेशी है। और रेखित पेशी कहाँ था? कंकाल पेशी, जिसको ऐच्छिक पेशी थे, जिसको हम लोग अपने से हिला सकते हैं। लंबी और इनकी आखिरी सिरा नुकीला तर्कु रूपी होती है। पूछेगा तर्कु रूपी कौन से होती है? यही तो होती है आपका अनैच्छिक पेशियां। ये केंद्रकीय हो सकती है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखित क्यों पड़ा? तो मैंने आपको बता दिया क्यों पड़ा। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर संकुचन प्रदान करती है, इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। कार्डियक पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशी को क्या कहते हैं? कार्डियक पेशी भी। अब हम क्लास 9 का चैप्टर 6 का अंतिम भाग तंत्रिका ऊतक के बारे में देखेंगे। आज इसको खत्म कर देते हैं। तंत्रिका ऊतक में क्या होता है सुनिए। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना एवं अनुकूलन प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका कोशिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है। तो हम लोग जैसे ही आग जला लगा तेज हाथ खींचते हैं ना, यही तो तंत्रिका ऊतक है। और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। आइए देखते हैं क्या है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। तो हमारा मस्तिष्क में रज्जु और सभी कोशिकाएं तथा सभी तंत्रिकाएं
कोशिकाएं उत्तक की बनी होती है, तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। आइए देखते हैं तंत्रिका उत्तक की बहुकोशिकीयों को तंत्रिका उत्तक का न्यूरॉन कहा जाता है। सुनिए, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन या न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है न्यूरॉन क्या? हम लोग अभी न्यूरॉन क्या होता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारे तंत्रिका उत्तक में जो कोशिकाएं उसी को न्यूरॉन कहते हैं। तो क्या क्या होता है देखिए, सभी से मिलके बना होता है हमारा न्यूरॉन। आइए हम लोग थोड़ा सा नीचे पहले देख लेते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म नाम याद है ना, इस कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको याद करिए कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं और बताए थे आपको, बताइए कमेंट में। इसमें लंबे पतले तथा बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिनको एक्सॉन कहते हैं तथा जस्ट इसका फिगर दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। एक्सॉन ये आपका तंत्रिका कक्ष है, कोशिकाएं हैं, डेंड्राइट और केंद्रक है, यानी कि आपको दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। एक्सॉन क्या है थोड़ा हम भी देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन में ये पूरा न्यूरॉन है आपका, क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन किससे, तंत्रिका कोशिकाएं किससे बनी होती है? बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। आइए देखते हैं क्या है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। हमको लगता है ये होना चाहिए। अब देखिए, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। अब देखिए डेंड्राइट्स कहाँ दिए थे, ये रहा। अब देखिए ये आपका केंद्रक है, ये आपका कोशिकाएं है पूरा। अब देखिए ये जो छोटा छोटा पतला जैसा निकला हुआ है, पकड़ने वाला, जो पकड़ता है एक दूसरे को, बनाता है, लंबी कोशिकाएं निर्मित करती है, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गया डेंड्राइट्स। और ये जो लंबी होती है इसको एक्सॉन कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से देखिए, एक तंत्रिकाएं कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिकाएं रेशे संयुक्त ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर इन तंत्रिका का निर्माण करते हैं, यानी बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये पतले पतले रेशा निकला होता है, इसको डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो होता है इसी को तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। इसको यहाँ पे आप लिखिएगा एक्सॉन, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबा प्रवर्ध होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। चलिए, ये रहा आपका तर्कुरूपी केंद्रक धारियां। अब देखिए, आपको हम अभी बताए थे पेशीय ऊतक में कौन कौन होता है, रेखीय पेशी, चिकनी पेशी और एक कौन होता है? कार्डिक पेशी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताए थे रेखित पेशी। रेखित किसका होता है भाग? चलिए आप देखिए यहाँ पे रेखित किसका भाग होता है। तो मैंने क्या बोला था? कंकाल पेशी बोला था। कंकाल पेशी को ही क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी, यानी हम लोग इच्छा अनुसार चलाते हैं। और इसी में जो भी शरीर से इच्छा अनुसार हम लोग चलाते हैं। अब दूसरा बताए थे चिकनी पेशी, हमारे आहार नाल, हमारे हृदय में जो भी हमारी इच्छा में कार्य नहीं करता उसको चिकनी पेशी कहते हैं, जिसको अरेखित पेशी भी कार्डियक हमारे हृदय में होता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं तंत्रिका रेशे। अब यहाँ पे देखिए, तंत्रिकाएं रेशे से गुजरने, सुनिए से तंत्रिकाएं रेशे से गुजरने वाले संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। बस ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाले संवेदनाओं को, जब एनसीईआरटी के लाइनों से सवाल आते हैं तो काहे को कुछ पढ़े यार, हम पढ़ के बुड़वक बनने से अच्छा एक बार सुन लो, काफी है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति कराने में सहायता करता है। याद रखिएगा, तंत्रिका की रेशे गुजरने वाली संवेदना को, जैसे संवेदना मिला आग से, तो हम लोग इच्छा अनुसार अपने हाथ को पैर को खींच लेते हैं, जैसे हाथ से आग हाथ में जला, स्पंदन, इसी को स्पंदन कहते हैं। और तंत्रिका का स्पंदन हम इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करती है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों की मौलिक साथी संयोजन उदाहरण है। चलिए, अब ये क्या सीखा ये आप बताएंगे अगली वीडियो में, जब शुरू करेंगे तब चैप्टर 7 में प्रवेश करेंगे। चैप्टर 6 हम लोग का कंप्लीट है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, कुछ सुधार करना है तो बताना है कि सुधार करने की जरूरत है। जय हिंद आप सभी को, पढ़ते रहिए, मस्त।